नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। ठंड तो बहुत है, लेकिन हिंदी पट्टी के लोगों के लिए खाना पीना के साथ ज़रूरी एक और चीज़ है और वो है पॉलिटिक्स। यहाँ के लोग पॉलिटिक्स यानी राजनीति ओढ़ते और बिछाते हैं, तो इस पर बात होना तो ज़रूरी है। आज बात करते हैं, लोकेशन एक ही जगह, सेंटर में एक ही नेता, आसपास के भी नेता थे, लेकिन उनकी पोजीशन 24 घंटे में ही बदल गई। बात लखनऊ के बीएसपी ऑफिस की है। 15 जनवरी को मायावती जी का बर्थडे था। मायावती जी पहली बार अपने साथ दूसरे भतीजे को लेकर आई। दूसरा इसीलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि पहले भतीजे आकाश आनंद को तो सब जानते हैं। उनकी एंट्री राजनीति में बहुत पहले हो गई और राजनीति में एंट्री से पहले ही वो मायावती के साथ साये की तरह दिखने लगे थे। लेकिन पहली बार उनके दूसरे भतीजे को लोगों ने देखा जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई लखनऊ के बीएसपी ऑफिस में, तो उनके साथ दूसरे भतीजे ईशान आनंद भी थे साथ में। उन्होंने आकाश को भी अपने पास बुलाया, ईशान को भी अपने पास बुलाया और फोटो भी खिंचवाया। उसके ठीक 24 घंटे बाद, यानी बात मैं कर रहा हूं 15 जनवरी को, ठीक सवेरे 11 बजे ये फोटो सेशन हुआ। 16 जनवरी को उसी बीएसपी ऑफिस में यूपी के पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जिला अध्यक्ष तक के नेता भी उस मीटिंग में बुलाए गए थे, एक तरीके से कि पार्टी में आगे कैसे क्या चलना है उस बात को लेकर। ठीक उसी जगह पर मायावती कुर्सी पर बैठी थी, आगे टेबल लगा था। बीएसपी में कुछ भी होता है ना, वो मायावती के इशारे पर ही होता है। बिना उनके कहे पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता है। तो यानी किस फोटो में कौन कहां कैसे खड़ा रहेगा, कौन ऐसे हाथ किए रहेगा, कौन ऐसे किए रहेगा, कौन हाथ झुका के रहेगा, ये सब पहले से तय होता है। मायावती वक्त की भी बड़ी पाबंद है, यानी 11 बजे तो ठीक 11 बजे वो कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। ये मैंने पिछले कई सालों से देखा है उन्हें, मतलब करीब मुझे लगता है कि 20 साल तो हो ही गए होंगे मुझे उनको देखते हुए, और उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी राजनीति को। वैसे मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो कब क्या फैसले कर ले किसी को नहीं पता, लेकिन कभी कभी वो बहुत प्रिडिक्टेबल भी हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका हर चीज़ अलग होता है, ये आप सब जानते हैं। खैर, बात करते हैं 15 जनवरी की फ़ोटो के बारे में। मैंने आपको बताया तो 15 जनवरी का जो फ़ोटो था ना, जैसे मैं बैठा हूँ तो बाईं ओर सतीश चंद्र मिश्र थे और उनके बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जिनका नाम पार्टी के भी बहुत सारे नेता नहीं जानते हैं, और दाहिनी ओर पहले नंबर पर थे आकाश आनंद और उसके बगल में ईशान आनंद। ये बात है 15 जनवरी, समय 11 बजे। 16 जनवरी फोटो में कौन कहां खड़ा था, पोजीशन बिल्कुल बदल गई। सब लोग वहीं खड़े थे, सिर्फ एक व्यक्ति की पोजीशन बदली और वो है मायावती के छोटे वाले भतीजे ईशान आनंद। 15 तारीख की फोटो में वो मायावती के दाहिने आकाश आनंद के बगल में खड़े थे, लेकिन 16 जनवरी को मायावती के एक तरफ आकाश आनंद तो दूसरी तरफ ईशान आनंद खड़े हो गए। यानी 24 घंटे में ही ईशान आनंद की पोजीशन बदल गई और कह सकते हैं कि पोजीशन बढ़ गई इसीलिए कह रहा हूं कि मायावती के ठीक बगल में नहीं थे 15 जनवरी को, लेकिन 16 जनवरी की फोटो में मायावती के दाहिने ओर ईशान आनंद और बाईं ओर आकाश आनंद। 24 घंटे में कितना कुछ बदल गया। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि मायावती के मन में चल क्या रहा है। और इसके साथ एक सवाल और भी उठता है कि मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन। एक और राजनीतिक उत्तराधिकारी की चर्चा हुई थी, घोषणा भी हो गई थी, याद है ना आपको। बात हम कर रहे हैं दिसंबर 2023 की, साल भर ही तो हुआ है। आकाश आनंद को उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस घोषणा के साथ हुआ क्या था कि भाई ये हो गया कि मायावती के बाद पार्टी में नंबर 2 के नेता कौन होंगे, तो वो आकाश आनंद थे। कई बार ये सवाल उठता रहा है कि मायावती के बाद पार्टी में नंबर 2 का नेता कौन। इसका कोई कभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। एक दौर था जब सतीश चंद्र मिश्र रहे, एक दौर था जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी माने जाते थे, एक दौर में लोग बाबू सिंह कुशवाहा को कहते थे, एक दौर ऐसा भी आया जब उनके भाई आनंद कुमार, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहे, मतलब उनको आपने मंच पर नहीं देखा होगा, बहुत कम तस्वीरें उनकी दिखी होंगी, जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उनको नंबर 2 का नेता माना जाता रहा, लेकिन कभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। एक दौर था, मुझे याद है, जब मायावती जी ने कहा था कि उनका
राजनीतिक उत्तराधिकारी कोई परिवार का सदस्य नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है, ठीक ठीक से अगर मैं सही कह रहा हूं तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। यहीं लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई थी, उसमें मायावती जी ने इस बात की घोषणा की थी कि भाई उनका उत्तराधिकारी उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, बल्कि उनकी ही बिरादरी का कोई सामान्य कार्यकर्ता होगा। तो तब कहा जा रहा था कि राजा राम, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले एक उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे, लोगों ने इशारों ही इशारों में समझा कि शायद राजा राम राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। इस बात की घोषणा नहीं हुई थी। हालांकि बाद में जब मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी, तो अगर मीडिया में बीएसपी के किसी नेता, दूसरे नेता की खबरें आने लगती हैं तो समझिए उसका काम लग गया। और यही हुआ राजा राम के साथ, वो हाशिए पर चले गए धीरे धीरे। आज राजा राम कहाँ है, पार्टी के कई नेताओं को पता ही नहीं है, हमने भी नहीं देखा उन्हें बहुत दिनों से। खैर, वो बात पुरानी। लौट कर आते हैं कि पोजीशन बदल गई तो इसके मायने क्या है। राजनीतिक उत्तराधिकारी की घोषणा की थी उन्होंने दिसंबर 2023 में, और 2024 का जब लोकसभा चुनाव अभी कुछ महीने पहले खत्म हुआ, तो उसी लोकसभा के चुनाव के दौरान आकाश आनंद को यह कहकर बहन जी ने हटा दिया राजनीतिक उत्तराधिकारी से कि वो इनमैच्योर है, हिंदी में इसे कहते हैं अपरिपक्व। तो जिनको उन्होंने राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, उनके लिए उन्होंने कहा कि अभी उतना काबिल नहीं हुआ है, उतना वो समझदार नहीं हुआ। ये उन्होंने आकाश आनंद को कहा और उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी से हटा दिया गया, और साथ ही उनसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी छीन ली गई थी। बाद में उनको पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई। हालांकि हरियाणा में पार्टी का कुछ भला तो हुआ नहीं, पार्टी ने वहां चुनावी गठबंधन भी किया था। ये बात भी सच है कि अभी आज के दौर में बीएसपी बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। ना तो गठबंधन का फॉर्मूला काम आ रहा है, ना ही अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की उनकी रणनीति काम आ रही है। अपने सबसे मजबूत गढ़ यूपी में भी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चुनौती तो मिल रही है चंद्रशेखर आजाद से, जो आजाद समाज पार्टी के हैं। अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए ना 9 सीटों पर, उनमें से विधानसभा की 3 सीटों पर आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बीएसपी से ऊपर थी। और ये खतरे की घंटी है बहन जी के लिए और उनकी पार्टी बीएसपी के लिए कि अपने ही गढ़ यूपी में अब वो पिछड़ रही हैं यूथ नेता जो हैं दलितों में, चंद्रशेखर आजाद उनसे। और इसीलिए मायावती विकल्प तलाश रही हैं कि ये जो यूथ वोटर हैं दलितों में, इनको कैसे जोड़ा जा सके। क्योंकि पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं वो अभी भी बहन जी से जुड़े हुए हैं, उन्हें वोट कर दे रहे हैं। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर डबल डिजिट से घटकर 9.4 के आसपास पहुंच गया। ये बहुत बड़ा झटका है बहन जी के लिए, इतना कम वोट शेयर। यानी दलित में से गैर जाटक तो उनसे अलग हो ही गए हैं लगभग। एक बहुत बड़ा समुदाय बीजेपी के साथ चला गया, एक समुदाय जो है दलितों का वो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, और अब तो कांग्रेस भी उनके जाटक वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। इसीलिए मायावती जब भी मीडिया से मुखातिब होती हैं या सार्वजनिक मंच पर होती हैं तो सबसे ज्यादा निशाने पर कांग्रेस पार्टी ही रहती है। खैर, हम तो अभी बात कर रहे हैं कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा। अब तो ऐसा लगने लगा है कि आकाश आनंद और ईशान आनंद में ही कहीं कंपटीशन ना हो। हालांकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से कुछ देर पहले यूपी के बीएसपी नेताओं की बैठक खत्म हो गई और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ईशान आनंद के बारे में कोई औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि उनका क्या रोल होगा बीएसपी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है मायावती आकाश आनंद के मामले में जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया और अपने फैसले से फिर वो 2 कदम आगे गई और 1 कदम पीछे लौट गई आकाश आनंद के मामले में, तो इस बार वो फूक फूक कर कदम रखना चाहती हैं ईशान आनंद के मामले में। ये दोनों ही मायावती जी के जो भाई हैं छोटे आनंद कुमार, उनके बेटे हैं। आकाश आनंद की तरह ही ईशान आनंद ने भी लंदन से लॉ की यानी कानून की पढ़ाई की है। कुछ ही महीने पहले वो देश लौटे हैं और अब सामने दिखने लगे हैं। जब तक वो नहीं दिख रहे थे उनके नाम की चर्चा नहीं हो रही थी। हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि सिर्फ बर्थडे पर ही साथ लेकर नहीं आई। भाई, बर्थडे पर अगर साथ लेकर आई थी तो होता कि वे परिवार के सदस्य हैं, इसीलिए जन्मदिन का मौका था तो इसीलिए बहन जी अपने साथ ले गई। लेकिन जब पार्टी की बैठक में ईशान आनंद को बिठाया गया, एक ही कतार में सतीश चंद्र मिश्र, आकाश आनंद और ईशान आनंद दोनों बैठे थे, इसीलिए चर्चा ये तेज हो गई है
कि ईशान आनंद को लेकर मायावती के मन में क्या प्लानिंग है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग ये पूछने लगे हैं कि कहीं आकाश आनंद तो भी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी बहन जी ने उन्हें ही दे रखी है, तो ईशान आनंद क्या करेंगे। ऐसा लग रहा था कि आज ही उनके रोल को लेकर कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि ईशान आनंद को ठोक बजाकर वो राजनीति में लाना चाहती है, यानी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि पिछली बार जो कमी रह गई वो कमी दुरुस्त करके मायावती जी उनको लॉन्च करना चाहती है, ईशान आनंद को। तब जब लॉन्च करेंगे तो क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बहन जी बार बार कहती रही हैं, जब उनसे पत्रकार सवाल पूछते रहे कि आपके बाद कौन, तो मायावती जी का जवाब बड़ा सिंपल सा होता है। वो कहती है ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ, अभी कोई जगह ही खाली नहीं है, कोई कुर्सी खाली नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हर पार्टी में एक नंबर 2 की पोजीशन बनाई जाती है, ताकि कई सारे लोग उसी नंबर 2 के पास अपनी बातों को लेकर पहुंचते हैं और भविष्य के लिए भी एक राजनीतिक तौर पर नंबर 2 को तैयार किया जाता रहा है। मायावती भी उस दिशा में आगे बढ़ चुकी थी जब उन्होंने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, पर यह बात तो पुरानी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने आकाश आनंद को तो बना दिया, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। उस दिन जिस दिन ये घोषणा हुई थी, हम सबको लग रहा था कि शायद नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ मायावती फिर से वो बात कह दें कि भाई हमें लगता है कि आकाश आनंद ही काबिल हैं और उनको ही हम ये राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर आप सबके सामने रखना चाहते हैं, पर ये घोषणा हुई नहीं। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं और मतलब आपस में चर्चा हो रही है, और चूंकि मायावती की पार्टी में जो भी होता है उस पर नज़र सबकी होती है, बीजेपी की भी, समाजवादी पार्टी की भी, कांग्रेस की भी, कि भाई क्या होने वाला है। मायावती के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। वो क्यों पहाड़ है आप सब जानते हैं। जिन राज्यों में मायावती की पार्टी के विधायक थे वहां पार्टी अभी जीरो है, उनका खाता भी नहीं खुला। मध्य प्रदेश में पार्टी के विधायक होते थे, राजस्थान में पार्टी के विधायक होते थे, आज की तारीख में एक भी विधायक नहीं है। यूपी में बस एक उमाशंकर सिंह कहने के लिए, लोकसभा में 0 बटा सन्नाटा है। मतलब इतने मुश्किल दौर में मायावती पिछले कई सालों में नहीं रही। जो मायावती जी यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उस बीएसपी का ये हाल है। ऐसे वक्त में अपने दलित वोटरों को सहेज कर रखना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये बात तो दूर की कौड़ी है कि वो दूसरी बिरादरी को, दूसरे समाज के लोगों को या अपने वोट शेयर का एक्सपेंशन कैसे करें, ये तो बात की बात है। पहले तो अपना मूलधन बचा लें, और इसी जुगत में उनके पास जितने बड़े नेता थे सब एक एक करके कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। जिन मायावती को लगता था कि बड़े नेताओं के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फर्क पड़ता है। उन नेताओं को लगता था कि किसी को भी हाथी का सिंबल दे दिया वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ चीजें बदल गई हैं। लेकिन मायावती जी उस रास्ते पर चलते हुए नहीं दिख रही हैं। ना तो उनकी पार्टी में कोई प्रवक्ता होता है, ना उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई मीडिया से बात कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्टी आंदोलन नहीं करती है। कुछ दिनों पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब अम्बेडकर पर एक बयान आया था, तो उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन वगैरह हुआ, लेकिन पार्टी कोई आंदोलन नहीं करती है। लेकिन अब वो दौर है जब पार्टी के लोगों को जनता के साथ खड़े रहना पड़ेगा, तभी पार्टी का विस्तार हो सकता है। खैर वो बातें बाद में। अभी तो हम आ रहे हैं कि उत्तराधिकारी कौन। तो कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि क्या बहन जी ईशान आनंद को तैयार कर रही हैं अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करने की। अगर ऐसा होता है तो फिर आकाश आनंद क्या करेंगे। वो तो उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई हैं ईशान आनंद के, फिर क्या होगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और फिर अगर ईशान आनंद आते हैं तो जो आकाश आनंद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज आज की तारीख में ना भी कहें तो भी ऐसा लगता है कि मायावती जी के बाद पार्टी में दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर नेता है, तो फिर ईशान आनंद का रोल क्या रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, जो अब से ठीक 2 साल बाद होगा, उसमें मायावती इन दोनों नेताओं को चुनावी राजनीति में लॉन्च करना चाहती है। अभी तक आकाश आनंद कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि अभी जो बीता लोकसभा चुनाव था 2024 का, उसमें आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ आकाश आनंद को उतारा जा सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं।
आकाश आनंद ने ज़रूर वहाँ से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, लेकिन वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीत गए। तो ये कहा जा रहा है कि आकाश और ईशान दोनों को विधानसभा चुनाव में लॉन्च किया जाएगा। खैर इसमें तो अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन अगर मायावती जी उससे पहले ही अगर यूपी के बीएसपी नेताओं की बैठक में ईशान आनंद को लेकर आती हैं और सभी नेताओं से, उसमें जिलाध्यक्ष लेवल तक के नेता शामिल थे, उन सबके सामने उन्होंने ईशान आनंद का परिचय कराया कि ईशान हैं, इन्होंने फलाने जगह से लॉ की पढ़ाई की है, ये में आनंद कुमार के बेटे हैं, हमारे भतीजे हैं, सब परिचय कराया उन्होंने। ईशान आनंद जब तक बैठक होती रही, मायावती को सुनते और देखते रहे कि कैसे वो मीटिंग कंडक्ट करती हैं। सभी नेताओं से वो मेल मुलाकात भी उन्होंने की है। तो कुछ ना कुछ तो मायावती जी ने उनके बारे में सोच रखा होगा ना। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सोच रखा है तो वो क्या है, क्या बनाना है, क्या करना है। और इसी बात को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं कि जो आकाश आनंद हैं, उनकी शादी बीएसपी के ही एक बड़े नेता हैं, अशोक सिद्धार्थ, जो पहले राज्यसभा के सांसद रहे हैं, यहीं यूपी के फर्रुखाबाद से आते हैं। उनके पिता भी काशीराम जी के सहयोगी रहे हैं। उनकी बिटिया से उनकी शादी हुई, जो कि डॉक्टर है। अब ईशान आनंद की एंट्री होती है। अब ईशान आनंद की एंट्री होती है तो फिर आकाश आनंद का क्या रोल रहेगा और ईशान आनंद का क्या रोल रहेगा, तय तो करेंगी मायावती जी। मैंने पहले ही कहा कि भाई बीएसपी में पत्ता तक हिलता है तो बहन जी के बिना आदेश के नहीं हिलता है। अब एक बात और भी कही जा रही है, चूंकि दलित राजनीति में कई सारे फोर्सेज हैं। यूपी को ही देख लें तो चंद्रशेखर आज़ाद एक दूसरी बड़ी ताकत है। वो कहते तो हैं कि मायावती जी मेरी नेता हैं, लेकिन देखिए उनके चुनाव लड़ने से ही किसका नुकसान होता है, बीएसपी का नुकसान होता है। ये साफ साफ दिख रहा है। मायावती जी लाख दावे करें कि उनकी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ती है, अकेले दम पर सत्ता की चाबी लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहाँ भी पार्टी लड़े, क्या हो रहा, 0 सन्नाटा। हरियाणा में क्या रहा, वही रहा। आकाश आनंद को तो उन्होंने महाराष्ट्र में भी नहीं भेजा और आपको झारखंड में भी नहीं भेजा। एक दौर था, बीएसपी की स्थापना काशीराम जी ने की थी, आप सब जानते हैं। काशीराम जी ने जीते जी, वो चाहते तो अपने परिवार के किसी सदस्य को बीएसपी का प्रमुख बना सकते थे, लेकिन चूंकि उनका मिशन था। मायावती जी जब अपने बर्थडे पर आई तो उन्होंने कहा भी कि एक नारा खूब लगता है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहन मायावती जी करेंगी पूरा। काशीराम जी का मिशन अधूरा, बहन मायावती जी करेंगी पूरा। लेकिन काशीराम जी ने अपने मिशन में, वो मिशन जो था उनका, वो था दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, वंचितों का उत्थान था। और इसीलिए उन्हें अपने किसी परिवार के सदस्य को राजनीति में नहीं लेकर आए। अपने जीते जी ही उन्होंने मायावती जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, पार्टी की कमान सौंपी। ये बात अलग है कि उसी मिशन की बात करने वाली मायावती जी की नज़र अब अपने परिवार पर ही है। अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी की तलाश जब उन्हें करनी हुई, भले ही वो बाद में उन्होंने उस फैसले को काट दिया, तो उनको आकाश आनंद ही नज़र आए। और अब जब आकाश आनंद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं हैं, तो चर्चा अब ईशान आनंद की होने लगी है। इसीलिए कहते हैं ना कि राजनीति कभी कभी 360 डिग्री घूम जाती है। बीएसपी की राजनीति भी एक ऐसे ही मोड़ पर है। आपको क्या लगता है कि क्या बहन जी ईशान आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने वाली हैं, या फिर आकाश आनंद ही बेहतर हैं, या मायावती जी को किसी तीसरे पर सोचना चाहिए? आपकी क्या राय है? आपकी राय का इंतजार रहेगा, पर ज़रूर अपने मन की बात बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।